तो मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए, इसी कड़ी में बीपीएससी री एग्जाम के व्यू से बिहार जी के जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित संपूर्ण निचोड़ हो रहा है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक, तो चलिए, आप लोग लाइक कर लिए। इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न लेता हूं। चलिए, बिहार में कितने जिले नेपाल के सीमा से स्पर्श करती है, बताइए। 7, 6 या 8? नॉन ऑफ दी अबव। तो बिहार की सीमा जो है नेपाल के साथ लगते हैं, जिसमें कि 7 जिले जो है स्पर्श करती है नेपाल के साथ। चलिए जानते हैं कौन कौन से जिले हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, और चौथा जो है मधुबनी है, और पांचवा जो सुपौल। ठीक, छठा अररिया है, और सातवां किशनगंज है। ये 7 जिले जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और यदि पूछे सबसे उत्तरी और पश्चिमी जिले कौन है, तो चंपारण जिला है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये रहा आपका चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और यदि पूछे सबसे उत्तरी और पूर्वी जिले कौन सा है, तो आप लोग किशनगंज बताइएगा। ठीक ना। किशनगंज जो है सबसे उत्तर और पूरब का भाग है, जिसमें सबसे जो है पश्चिमी और पूर्वी जिले जो है कटिहार है। तो कटिहार जो है पूर्वी और पश्चिमी जिले है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप सारे के सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। सारे के सारे पॉइंट जो है एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो फिगर को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है, बताइए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि नर्मदा घाटी नदी जो है मध्य प्रदेश के मैकाल हिल्स से निकलती है। चलिए, आप लोग को जो है थोड़ा फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये रहा जो है मध्य प्रदेश के मैकाल हिल्स के पास नर्मदा नदी जो है निकलती है, और जो है मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात जाती है, थोड़ा सा भाग महाराष्ट्र में भी आता है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में नहीं जाता है, इसीलिए इसका यहाँ पे तो नहीं है ना। कौन से नदी घाटी हिस्सा नहीं है नर्मदा नदी का, तो राजस्थान। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। मध्य प्रदेश तो है और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात नर्मदा घाटी का हिस्सा है, और राजस्थान जो है नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं।
राजस्थान नर्मदा बेनिस का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे दिया गया है नदी का कुल बेनिस क्षेत्र जो है 97,410 है, ठीक। 97,410 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश जो है 85,858 वर्ग किलोमीटर में है। महाराष्ट्र 16,058 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र का हिस्सा है, और गुजरात में जो है 9,894 वर्ग किलोमीटर शामिल है। तो सारे के सारे पॉइंट जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसमें राजस्थान नर्मदा का बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बताइए आप लोग। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर, उपरोक्त में से एक सदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाजीपुर। हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं थ्योरी के माध्यम से सारे के सारे पॉइंट जानते हैं। ईस्ट सेंटर जो है हाजीपुर में स्थित है, ठीक। और यहीं पे कुछ कुछ जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन सब चीजों को आप लोग को बताते हैं। और सबसे जो है नॉर्थ सेंटर जो है कौन है? इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न कहाँ पे है? तो आप लोग बताइएगा, गोरखपुर, ठीक। इसी प्रकार सारे के सारे चार्ट दिया गया है, जिसमें नॉर्थन जो है सबसे दिल्ली में स्थित है, और सबसे बड़ी जो है डिवीजन यही है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे रेलवे जोन, सबसे बड़ी रेलवे जोन जो है दिल्ली में स्थित है। और कितने रेलवे जोन है बताइए आप लोग। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, कुल रेलवे जोन कितना है? तो आप लोग को ध्यान में रखना है कुल रेलवे जोन जो है 18 है, ठीक। आगे प्रश्न भी बन सकता है, इसीलिए आप लोग जो है इन चीजों को ध्यान में रखिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। बताइए भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? बताइए। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी बताए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भारत में रेलवे जोन जो है कुल कितना है? 18 है। आप लोग अभी बताए थे 18 है, ठीक ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसका विशेषता भी आप जान लीजिए। भारतीय रेलवे को जो है 18 जोन और 73 डिवीजनों में विभाजित किया गया है, ठीक ना। तो आप 18 जोन और 73 डिवीजनों में विभाजित किया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और डिवीजन का नेतृत्व एक डिविजनल रेलवे प्रबंधक DRM करता है, ठीक। कौन करता है? तो DRM, जिसे डिविजनल रेलवे प्रबंधक कहते हैं। और इस क्षेत्र का महाप्रबंधक जो है GM का रिपोर्ट करता है। किसको रिपोर्ट करता है? तो GM को। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और रेलवे डिवीजन रेलवे की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, ठीक ना। रेलवे को जो है डिवीजन रेलवे की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है? तो डिवीजन कहा जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा जोन जो है उत्तरी जोन को माना गया है, जो कहाँ है? दिल्ली में है। चीज को ध्यान में रखेंगे। और दक्षिण तट रेलवे भारतीय रेलवे में 18वां रेलवे क्षेत्र है, ठीक। तो सबसे पूछे न्यू वाला कौन है 18वां रेलवे क्षेत्र? तो आप लोग बताइएगा दक्षिणी तटीय रेलवे, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। बताइए आप लोग। ऑप्शन ए 3 महीने की हाथी के बच्चों का वजन आमतौर पर लगभग 100 केजी होता है। या ऑप्शन बी एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकती है। ऑप्शन सी
हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल दिन में 2 से 4 घंटा सोते हैं, या हाथियों को कीचड़ में या पानी से खेलना पसंद करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। 3 महीने की हाथी के बच्चों का वजन जो है आमतौर पे लगभग जो है 300 केजी होता है। कितना होता है? 300 केजी होता है, यानी 3 कुंटल। ठीक। और एक बैक्स हाथी जो है लगभग कितना टहनिया पत्ती खाता है? तो 100 केजी, 1 कुंटल। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। दोनों उल्टा पुल्टा दिया गया है और सी और डी दोनों जो है सही है, क्योंकि हाथी बहुत कम आराम नहीं करते हुए दिन में लगभग जो है 2 से 4 घंटा आराम करते हैं, सोते हैं। ठीक ना। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। सी और डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए जानते हैं। हाथी जो है शाकाहारी होते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो यही है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है और बनेगा आगे भी। तो हाथी जो है शाकाहारी होते हैं। हाथी बड़े कान फड़फड़ाते हैं जो उनके शरीर के तापमान के नियंत्रण करने की मदद करती है। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और समूह के नेता अक्सर सबसे उम्रदार मादा हाथी होती है। ठीक ना। और नर हाथी 1415 साल की उम्र में झुंड को छोड़कर अकेला रहने लगता है। और वो जो हाथी जो होता है 100 किलो कुंटल, अब ये बताए 100 किलोग्राम या 1 कुंटल पत्ता और टहनियाँ खा सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और सारी बातें हैं, चलिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाथी की झुंड की मुखिया होती है, बताइए। अब ये बताए हैं सबसे छोटी मादा हाथी या सबसे उम्रदार मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी या सबसे छोटा नर हाथी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे उम्रदार मादा हाथी। या झुंड का नेता जो है यही होता है। मादा हाथी जो है जो सबसे ज्यादा उम्र के होते हैं वही झुंड का नेता होते हैं। ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1952। भारत में हाथी परियोजना जो है ऑप्शन डी 1952 में स्टार्ट हुआ था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ इसके बारे में और कुछ पॉइंट जानते हैं। चलिए, हाथी प्रोजेक्ट जो परियोजना जो है कब शुरुआत हुआ? 1992 में। और अगर पूछे प्रोजेक्ट टाइगर कब जो है शुरुआत हुआ था, तो 1973 में। वैसे ही वन जीव संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया तो 1972 ईस्वी में। इसी प्रकार पशुओं की प्रति क्रूरता को रोकथाम लगाने के लिए कब अभियान चलाया गया था? तो 1960 ईस्वी में। इसी प्रकार एक मिनट, स्क्रीन जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया है। चलिए, वैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था और जैविक विविधता अधिनियम 2002 में। सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना जरूरी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट थॉट है, इसे भी है, आप लोग मान के चलिए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इनको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और ध्यान में रखेंगे। ठीक ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बताइए। जेके सीमेंट इंडस्ट्री,
या ऑप्शन बी रेमंड सिंथेटिक कपड़ा उद्योग, या ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, चलिए जानते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा एकीकृत संयंत्र है, जो सोवियत संघ के सहयोग से 1965 ईस्वी में आकार लेना शुरू किया है। ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। डेट भी इनके साथ आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1956 में इसका शुरुआत हुआ था। मूल रूप से 29 जनवरी 1964 का समिति का कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इसका जो है शामिल जो है 29 जनवरी 1964 ईस्वी को किया था और लागू जो है 1965 ईस्वी को किया था। ठीक ना, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यह संयंत्र को देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र माना जाता है। तो सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, बताइए। रेलवे, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेलवे, क्योंकि टिस्को जो है और रिलायंस कंपनियां जो है प्राइवेट कंपनी है। ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि भारत सरकार का है, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। अंतरराष्ट्रीय पार्टी कितने हैं? यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। कुल 6 पार्टियां हैं, जिसमें चुनाव चिन्ह जो है कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग इसे कहा जाता है। यही जो है चुनाव चिन्ह जारी करता है। ये सारे के सारे चुनाव चिन्ह है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है कुल 6 चुनाव चिन्ह है, या 6 पार्टियां आप कह सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए कुछ जानते हैं। भारत में चुनाव चिन्ह, भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह का आरक्षण या आवंटन किया जाता है। ठीक, आदेश जो है 1968 नामक आदेश द्वारा जारी किया गया था। ठीक, कब से लागू किया गया है? 1968 से। ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए और भी क्वेश्चन इससे बनता है रिलेटिव, हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग आंसर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1980, 1998, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है 1980 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है 1980 में हुआ था। ठीक ना, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक ना, उसका गठन जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। और बहुत सारे पार्टियां हैं। चलिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल है? बताइए। ऑप्शन 21, ऑप्शन बी 21A, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 21A जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल किया था। ठीक ना, आप लोग कहेंगे 21 तो है दोनों में, 21A का मतलब क्या हुआ?
तो जो पहले से जो था वो तो था ही, जो नया जुड़ा है उसमें ये लगाया गया है, ठीक। तो नया है। शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है 21A में, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था, ठीक ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। राइट टू एजुकेशन, न्यू पॉलिसी 2024, इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए जानते हैं कुछ। 2002 में भारत के संविधान के 66वें संशोधन ने संविधान को भाग 3 में शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया था। भाग 3 में है, ठीक है ना। अनुच्छेद 21 से, जिसमें शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेने से पहले कुछ जानकारी ले लीजिए आपको। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 1418 तक माना गया है, और राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 1922 तक दिया गया है, ठीक ना। और आर्टिकल 23 से 24 में जो है शोषण के खिलाफ विरुद्ध अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार, इसे कहा जाता है 2324 आर्टिकल, ठीक ना। और आर्टिकल 25 से 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, यदि इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला है 29 से 30 आर्टिकल में जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है, शामिल किया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार को शामिल किया गया है। सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा को सभापति कौन है, बताइए। राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जी जो है राज्यसभा का सभापति हुआ करता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई है, बताइए। 6, 7, 10, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा जो है 7 मौलिक अधिकार को मान्यता दिया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज जानना जरूरी है, लोकसभा में कुल सीट कितनी है, बताइए। टोटल सीट कितनी है, बताइए। टोटल सीट जो है 543 है, ठीक ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। लोकसभा का टोटल सीट कितना है? 543, जिसमें 113 सीट जो है आरक्षित किया गया है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीट आरक्षित किया गया है, ठीक ना, अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए जो है 47 सीट आरक्षित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर टोटल पूछे लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो आप लोग 543 बताना है, और अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीट आरक्षित किया गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 47 सीटें आरक्षित किया गया है, ठीक ना। चलिए जानते हैं 543 लोकसभा सीटों में जो कि 84 अनुसूचित जनजाति और 47 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, यह सभी सीटों का लगभग जो है 24% है। तो चलिए
इस प्रकार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। भारत के परिसीमन आयोग द्वारा जो है जनसंख्या में परिवर्तन के आधार पर बदला दी जाती है। तो सारे पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपातकाल सबसे पहले भारत में कब लगाया गया था? बताइए, 1952, 1962, 1965 या 1972? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962। ठीक, ऑप्शन बी 1962 में जो है सबसे पहले भारत में आपातकाल लगा था। पहला आपातकाल 1962 में लगा था। और दूसरा कब लगा गया था बताइए? तो दूसरा, भारत में कुल 3 बार जो है आपातकाल लगाई गई है। तो जिसमें पहला 1962 में, दूसरा जो है 1971 में, और तीसरा जो है 1977 में। तो आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, पहला 1962, दूसरा 1971 या तीसरा जो है 1977 भारत में आपातकाल लगाया गया। 3 बार आपातकाल लगाया गया था। चलिए जानते हैं काहे लगाया गया था। तो भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो है 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। जब भारत और चीन युद्ध हो रहा था तो उस समय जो है फर्स्ट या पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में। ठीक ना। चलिए, और दूसरा आपातकाल जो है 3 से 17 दिसंबर को लगा गया था, जो कि 1971 ईस्वी के बीच भारत और पाकिस्तान का युद्ध के दौरान। ठीक ना। जब दूसरा आपातकालीन लगा था उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। और तीसरा और आखिरी आपातकाल जो है 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के कारण हटाया गया था या लगाया गया था। तो सारे पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? बताइए। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या लिंग अनुपात या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जन्म दर अगर बढ़ेगा तो जनसंख्या स्वाभाविक बाधा है, वृद्धि होगा। या मृत्यु दर घटेगा तो जनसंख्या में फिर भी परिवर्तन होगा। प्रवास जो होगा, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि गांव से आदमी अगर शहर की ओर जा रहा है तो शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, इसमें भी परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। और लिंग अनुपात निर्धारण जनसंख्या वृद्धि को नहीं करता है। ठीक ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा लिंग अनुपात, ऑप्शन डी। ठीक ना, जनसंख्या की वृद्धि का घटक नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव के दौरान दिया गया था? बताइए। 1977 में, 1967 में, 1971 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1971। 1971 में जो है राष्ट्रीय पार्टी गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था 1971 ईस्वी में। ठीक, चलिए जानते हैं इसके बारे में। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था और 1971 के चुनाव अभियान के दौरान यह नारा दिया गया था, जो कि 74 से 78 तक चलने वाली पंचवर्षीय योजना का हिस्सा रहा है। तो चलिए इस सारे पॉइंट को आप लोग जो है याद रखेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाला लाजपत राय को निम्नलिखित में से किस नामों से जाना जाता है? बताइए। शेरे बंगाल, शेरे महाराष्ट्र, शेरे कश्मीर या शेरे पंजाब? तो लाला लाजपत राय को जो है ऑप्शन डी, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में चलिए विशेषता भी जानते हैं। लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, जो लाहौर नॉमिनेशन स्कूल का स्थापना किया था। ठीक ना। तो इस
इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो है 1920 में ईस्वी का अध्यक्षता भी ये किया था 1920 में, ठीक ना। और कहाँ किया था, तो कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो इस सारे के सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उन्होंने जो है 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के विरोध किया था, जिसमें उन्होंने मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के साथ स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, जिसमें वंदे मातरम बंगाल और द पीपल का संस्थापक भी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो सारे पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है, चलिए जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेजों द्वारा क्या कहा गया था, राजद्रोह का कारखाना है। बहुत सारा इल्जाम लगाया गया था उस समय। उसी समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों ने राजद्रोह का कारखाना कहा गया था। उसी दौरान लॉर्ड डफरिन ने जो है कांग्रेस को अदूरदर्शी या अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उसे खलील उड़ाई थी। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो है लॉर्ड कर्जन उसी समय जो है कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करूं, ठीक ना। इसका कहना था जो लड़खड़ा रहा है, गिर रही है, उसमें हम सहयोग करें और गिराए। बताइए उस समय का अंग्रेजों सब कैसा था। चलिए और कुछ पॉइंट है जानते हैं। और क्या किसने कहा है, वहीं पे बाल गंगाधर तिलक जी ने है प्रार्थना याचिका का विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। और नरमपंथी नेता जो है बिपिन चंद्र पाल ने बताया कि ये जो है भीख मांगने वाली संस्था है ना। अरविंदो घोष ने कहा था भीख मांगने वाली संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बताइए। चलिए सारे के सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइए। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह है कि शांति से साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति थे, डफरिन, मिंटो, कर्जन, उपरोक्त में से एक सदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्जन। कर्जन ने कहा था जो कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है, भारत में रहते हुए हमें बहुत महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ मरने में सहयोग करे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में पहला तैरते हुए बिजली संयंत्र किस जिले में स्थित है। बताइए। इसका ऑप्शन दरभंगा, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन 3 गोपालगंज, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दरभंगा। ठीक, दरभंगा जिले में जो है पहला तैरते हुए बिजली संयंत्र लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार निम्न में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, लीची, मखाना, भिंडी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। सारे सारे जो है बिहार में प्रसिद्ध है और बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक आप लोग जो है चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लीजिए। चलिए इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। बताइए। गया, कैमूर, पश्चिम चंपारण, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। बताइए। तो सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछे तो इसका राइट आंसर होगा गया, और सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछते, ठीक, दक्षिणी जिला तो गया है और पश्चिमी जिला अगर पूछते तो कैमूर होगा, ठीक ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण को कहा गया है। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, गया, ठीक ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1911, 1912, 1913 या नन ऑफ में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1912। 1912 में जो है बिहार राज्य का अलग दर्जा दिया गया है। पहले बंगाल के साथ प्रांत हुआ करता था, मिला हुआ था, फिर 1912 में जो है इसे
अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलिए जानते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, पूर्वी कोसी नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपरोक्त में से एक से देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को जो है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कहा जाता है। चलिए जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इसका उद्गम केंद्र जो है सतलज और ब्यास के संगम पर, जो कि पंजाब में स्थित है। पंजाब के हरिक के बैराज से है। और इसका जो है कुल लंबाई जो है 204 किलोमीटर इंदिरा गांधी फ्रीडम ऑफ टेक, जिसकी लंबाई पंजाब या हरियाणा में 170 किलोमीटर और राजस्थान में शेष 34 किलोमीटर है। तो चलिए, और ये नहर जो है राजस्थान नहर के रूप में भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर के विचार की कल्पना एक हाइड्रोलिक इंजीनियर कंवर सेन ने किया था। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अपना क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए।